नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्ती से जी रहे होंगे। और यहाँ पे आ गया है आपके बिहार बोर्ड 2024 क्लास 10th संस्कृत का एक बहुत ही सुंदर वीडियो, जो कि आपका द्वितीय पाठ यानी दूसरा पाठ, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। मतलब पाटलिपुत्र का वैभव, एक तरह से पाटलिपुत्र की संपदा, पाटलिपुत्र का एक तरह से इसमें पढ़ना है आपको विशेषता। तो इसके बारे में आपको जानना है, यानी अपना जो पटना जो शहर है, खान सर का जहाँ पे कोचिंग है, उसके बारे में जानना है। खान सर के कोचिंग के बारे में नहीं जानना है, मतलब जहाँ पे उस शहर में रहते हैं, उस पूरे शहर की जो जो पुराने जमाने में क्या उसका विशेषता था, वहाँ से लेकर आज तक की विशेषता जानना है। देखिए क्या क्या है इसके बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया, प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा तट पर अवस्थित पाटलिपुत्र महानगर था। यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे, प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा तट पर अवस्थित पाटलिपुत्र महानगर था। मतलब कि आपको पुराने जब भारत के नगरों में, यानी प्राचीन भारत में बहुत सारा नगर था। नगर मतलब शहर, पहले नगर कहा जाता था, अब शहर कहते हैं। तो बहुत सारे शहर थे पुराने समय में भी। जैसे आप कहिएगा कि बताओ कौन कौन शहर थे, भाई बहुत सारे शहर थे। आप चले जाइए, मतलब कि उधर यूपी में जाइएगा तो यूपी में देख लीजिए, मतलब कन्नौज हो गया, उस समय का जाना माना शहर था। फिर उसके बाद आप समझ जाइए मध्यकाल में जाना माना शहर बना, और उससे पहले आप देखिएगा विदिशा मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए यूपी में, मतलब कि क्या बोला जाता है, ये जो कौशाम्बी था, जो इलाहाबाद था, प्रयागराज, ये सब शहर था। लेकिन मतलब सबसे बड़ा शहर तो उस समय क्या पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र का बहुत नाम था मेरे भाई, बहुत ज्यादा नाम था। लेकिन ये सब भी क्या थे, छोटे छोटे शहर थे। आप 16 महाजनपदों के बारे में पढ़े होंगे। लिच्छवी तो अपने यहाँ ही थी, ठीक। तो इस तरह से सभी मतलब क्या थे, शहर थे। लेकिन पाटलिपुत्र मतलब एक प्रमुख नगर था। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, प्राचीन भारतीय नगरों में, आइए कहाँ स्थित था, गंगा के तट पर, यानी गंगा नदी पर अवस्थित पाटलिपुत्र क्या था, महानगर था। पुराने समय में ये नगर ही नहीं था, मतलब आज हम लोग कहते हैं सिटी है, सिटी नहीं, मेगा सिटी था, बहुत बड़ा शहर था। कौन, पाटलिपुत्र। आगे देखिए, इस विषय में कवि दामोदर गुप्त ने अपने काव्य कूटनीम में कहा है कि यह पाटलिपुत्र नगर धरती पर स्वर्ग तथा शिक्षा का केंद्र था। अब इसको समझते हैं, ये जो बात लिखा गया, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात आपके एक मतलब संस्कृत के बहुत जाने माने कवि हैं, वो कह रहे हैं। उनके काव्य में ऐसा लिखा गया है। उनके काव्य का नाम क्या है, तो कूटनीम काव्य। ये याद रखिएगा, पूछता है कि कवि का नाम क्या है, दामोदर गुप्त। जो कवि दामोदर गुप्त थे, उनका काव्य का नाम क्या है, तो कूटनीम काव्य है। लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा, तो कवि दामोदर गुप्त के तो बहुत सारे काव्य हो गए, तो वो सिर्फ पूछेगा कि कूटनीम काव्य किस कवि ने लिखा है, तो दामोदर गुप्त। अब यही बोले थे कि प्राचीन भारतीय नगर में, यानी पुराने जो शहर थे भारत में, उन शहरों में पाटलिपुत्र बहुत बड़ा शहर था, यानी महानगर था, मेगा सिटी था। ये कौन कहे, तो कवि दामोदर गुप्त अपने कूटनीम काव्य में कहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया है उसी काव्य में कि यह मतलब कौन, पाटलिपुत्र नगर धरती पर स्वर्ग तथा शिक्षा का केंद्र था। देखिए कहाँ तक पटना के बारे में बोल दिए थे। वो बोले थे, पटना नहीं पाटलिपुत्र उस समय नाम था, वो बोले थे कि जो पाटलिपुत्र था वह मतलब समझिए, यदि आपको स्वर्ग का दर्शन करना चाहते हैं और शिक्षा का मतलब कि एक तरह से आपके अंदर मतलब कि भरपूर शिक्षा पाना चाहते हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो सभी गुण कहाँ पे मौजूद हैं, तो इस पाटलिपुत्र नगर में। यानी आपको यहाँ पे सुख वैसा मिलेगा जैसा सुख स्वर्ग में मिलता है, और शिक्षा भी उसी तरह का मिलेगा जैसा मतलब कि आपको जीवन का मतलब आपके जीवन को इस भवसागर से पार करने वाला शिक्षा कहाँ दिया जाता है, तो पाटलिपुत्र नगर में।
यानी एक तरह से ये पाटलिपुत्र की विशेषता बतला रहे हैं। समझ में आया? आगे देखिए, इतिहास में वो लिखित है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, मतलब ऐसा इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है क्या कि बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध जिनको बोला जाता है वही है। बुद्ध के समय गंगा के किनारे पाटली ग्राम अवस्थित था। मतलब जब बुद्ध का टाइम था, गौतम बुद्ध का टाइम, तो ये एक तरह से ना गंगा के किनारे गांव के रूप में जाना जाता था, पाटली ग्राम। यहाँ पे देखिए, पाटली ग्राम के रूप में जाना जाता था, जो कि कहाँ था? तो गंगा के किनारे यानी गंगा तट पर अवस्थित था। आगे देखिए, यहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार आए थे। आप तो तेज हैं, क्योंकि उधर रहते थे। कहाँ? मतलब ज्ञान उनको कहाँ मिला था? तो गया में, बोध गया में। अब बोध गया से पटना की दूरी ज्यादा है नहीं, यानी पाटलिपुत्र की दूरी। आते होंगे, अपना आते होंगे, विचार करते होंगे, शिक्षा ज्ञान देते होंगे, उपदेश देते होंगे। उन लोग का काम ही था उपदेश देना, मानव जीवन को एक तरह से समझिए तो इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाना, तो वही काम करते होंगे। आते होंगे बेचारा बार बार घूमने। आगे देखिए, उन्होंने कहा था, वो कहे थे कौन? हम नहीं, गौतम बुद्ध भगवान। समझिए, क्योंकि भगवान ही ना है भाई। क्यों? आज बौद्ध धर्म है, बहुत देशों विदेशों में उनकी पूजा होती है, तो भगवान ही कहेंगे। तो उन्होंने क्या कहा था कि यह ग्राम, मतलब कौन? गौतम बुद्ध ने कहा था। गौतम बुद्ध बोले थे कि यह ग्राम, मतलब जहाँ उपदेश दे रहे थे, पटना के बारे में बोला जा रहा है, पाटली ग्राम के बारे में, कि यह ग्राम एक दिन महानगर होगा। भाई, तो वो जो बोल दिए नहीं होगा, परमात्मा का आदेश और नहीं करेगा चेला, हो जाएगा। तो यानी उनके मुख से ये वचन निकला, शब्द निकला कि जिस जगह पे हम बैठे हैं, ये जो पाटली ग्राम है, ये एक दिन महानगर यानी मेगा सिटी होगा। आज देखिए, मेगा सिटी पटना है ही, लेकिन धीरे धीरे हम लोग जो है सो इस मेगा सिटी से हटा दिए हैं, छोटा शहर बन गया। लेकिन फिर भी पटना एक शहर है, जाना माना शहर है, बहुत लोग दूर दूर के लोग जानते हैं पटना के बारे में। आगे देखिएगा, महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़े, अगलगी तथा बाढ़ के भय से दुखी रहेगा। बात तो सही है भाई। आज देखिए, आज भी मतलब कि पटना में छीन छोरी, चोरी लबारी, डकैती सब होता है, बहुत ज्यादा हो रहा है। दिन दहाड़े आपका मतलब पर्स कब चुरा लेगा कोई पता नहीं चलेगा। बहुत अच्छा कहे थे गौतम बुद्ध, आप भगवान थे, बहुत अच्छा सुंदर भगवान थे, आपने बहुत अच्छा कहा, बात सही है। लड़ाई झगड़ा होता है, अगलगी। देखिए, आए दिन मतलब समझिए तो इतना ना हीट बढ़ गया कि आए दिन आग किसी के कपड़ा के दुकान में लग गया था, किसी के चाय के दुकान में पकड़ लिया। बात सही बोले थे। तथा उसके बाद बाढ़ के भय से, भाई इसको तो कहना ही छोड़ दीजिए। अभी देखे थे कुछ दिन पहले, मतलब 2-4 साल पहले, कि जो पप्पू यादव थे वो मतलब कि नाव चलवा रहे थे, पूरा पटना में जितना गली गली था ना, वो गली गली पानी से भर गया था, बाढ़ से भर गया था। भाई एक भी बात गलत नहीं बोले थे, ये आज का बात नहीं है, ये मतलब कि हजारों साल पहले बोला गया बात है। आइए, आज जो है सो प्रासंगिक हो रहा है, यानी सही साबित हो रहा है। बहुत बढ़िया, आप सचमुच भगवान थे, हम आपको 100% भगवान का दर्जा देंगे। अच्छे थे, शांतिवादी थे। आगे देखिए, मतलब बात सही है। फिर आगे, समय परिवर्तन के साथ पाटली ग्राम को ही पाटलिपुत्र कहा गया। बात सही है। जैसे जैसे समय बदल गया, मतलब गौतम बुद्ध के समय यह पाटली ग्राम था, यानी गांव के रूप में था। समय बदला, उन्होंने जो कहा था बात सही साबित हुआ, यह पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाने लगा। आज भी देखिए, पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन है, हम लोग जानते भी हैं, आप लोग भी जानते होंगे। सो अब इसके बाद क्या है उसको समझते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अब आगे देखते हैं। बहुत सिंपल है, इजी है, नॉर्मल है। देखिए क्या है, अब आगे बोला जा रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में इस नगर की शोभा एवं व्यवस्था अति उत्तम थी। मतलब इससे पहले तो जो गौतम बुद्ध बोल गए थे कि बाढ़ यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद मतलब कि अभी समय के साथ परिवर्तन तो हर चीज में होता है। मतलब पहले पाटली ग्राम था, उसके बाद क्या नाम पड़ा? पाटलिपुत्र नाम पड़ा, ये तो जान गए। अब देखिए, जब चंद्रगुप्त मौर्य मतलब उस क्षेत्र में शासन कर रहा था, तो उसके शासन काल में जब उसका राज चल रहा था, तो जो नगर था, मतलब कि जो पाटलिपुत्र अब नगर हो गया, गांव से क्या हो गया? नगर। तो उस नगर की जो शोभा एवं व्यवस्था थी, कहने का मतलब है ना, एक तरह से बहुत उन्नत हो गया। जैसे अभी समझिए मेरे दोस्त, मान लीजिए कि आज से अगर जो हम लोग 80 साल या 100 साल 200 साल
पहले की बात करें और उस समय यदि हम देखें कि मान लीजिए कि जैसे क्या बोलते हैं, बनारस को देखिए, वाराणसी, तो वाराणसी सिटी था, लेकिन उस तरह से उसकी जो एक तरह से बोला जाए हर चीज अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्ध था जितना आज हो गया। मतलब जब से ये मोदी युग आया, एक तरह से हम प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, ऐसे समझिएगा, जहाँ पे श्री राम की बोलबाला है समझिए वो सब जय है। तो जहाँ पे मतलब समझिए जब यहाँ पे मोदी युग आया तो देख रहे हैं कि वाराणसी कितना ज्यादा भव्य बन गया। तो इसी तरह से मतलब जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल था तो उस समय जो पटना मतलब जो पाटलिपुत्र था, उस नगर मतलब उस शहर की जो शोभा थी और फिर व्यवस्था था वो बहुत अति उत्तम था, मतलब बहुत बढ़िया व्यवस्था था पटना में। मतलब हर चीज की फैसिलिटी, मतलब अच्छा अच्छा आचार्य, फिर मतलब कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आप नालंदा यूनिवर्सिटी की बात थी मतलब सुन ही रहे होंगे। तो उसके बाद से जब मतलब कि जो धर्मपाल, गोपाल, कुमार गुप्त, इस सब का नाम सुने होंगे, वही सब स्थापना करवाया बाद में, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत बाद में। लेकिन फिर भी देखिए जब चंद्रगुप्त मौर्य का समय था उसी समय से समझिए तो क्या जो पटना नगर थी उसकी शोभा व्यवस्था बहुत उन्नत थी, मतलब बहुत बढ़िया था। ये बात तो समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि यह नगर प्रियदर्शी अशोक के समय अति वैभवपूर्ण था। अब समझिए, मतलब ये हम नहीं कह रहे हैं और ये मतलब ऐसे ही नहीं कह दे रहा है, ये उस समय में जब मतलब कि जैसे अलग, अभी कैसे हमारा भारत है तो भारत का राजदूत दूसरे देश में भेजा जाता है, मतलब इसलिए भेजा जाता है। मान लीजिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री या कोई जैसे राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति मान लीजिए कि किसी अन्य देश में जाएंगे तो वहाँ का जो भी मैनेजमेंट होता है, जो भी मतलब कि व्यवस्था होता है, वो कौन पहले मतलब तय करता है, संभालता है। तो जो हमारे यहाँ से भेजा गया अम्बेसडर है, राजदूत है, जो उस देश में रह रहा है, तो वही सब चीज़ मैनेज करता है। तो उसी तरह से उस समय भी हम लोगों का व्यापार एक देश से दूसरे देश के साथ होता था। तो उस समय एक राजदूत था, अम्बेसडर था, जिसका नाम था मेगास्थनी, जो कि यूनान का था। कहाँ का? यूनान का। यूनान कहाँ पे पड़ता है मेरे भाई? तो आप जब जाइएगा, जैसे भारत है अपना इंडिया, ये अपना इंडिया है, ये यहाँ पे नहीं दिखलाई दे रहा होगा, मान लीजिए ये अपना एक तरह से इंडिया है, तो इधर पश्चिम बोलते हैं, इधर पूरब, तो ये पश्चिम का एरिया जब जाइएगा इस तरह से, तो ये वाला क्षेत्र है यूनान, मिस्र, ग्रीक, ये सब आसपास का एरिया है, ठीक। तो उस समय उधर के मतलब उधर से भारत का व्यापार होता था। और वहाँ का एक राजदूत था जिसका नाम था मेगास्थनीज, वो अपना एक आत्मकथा लिखा। आत्मकथा मतलब समझते हैं, जिसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, ठीक। महात्मा गांधी भी आत्मकथा लिखे हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी मेरा सत्य के साथ प्रयोग। कौन लिखे? महात्मा गांधी। और उसी तरह से मेगास्थनीज जो है सो अपना एक आत्मकथा लिखा था, जिसमें वह बोला था, बताया है, क्या बताया है कि यह नगर मतलब पाटलिपुत्र के बारे में कहा जा रहा है। तो ये जो पाटलिपुत्र नगर है, यह प्रियदर्शी अशोक, देखिए अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था, समझ जाइए, अशोक को क्या कहा जाता था? प्रियदर्शी। तो जो प्रियदर्शी अशोक था उसके समय में और ज्यादा वैभवपूर्ण, यानी एक तरह से समझिए तो धन संपत्ति, पूरा धन से भरपूर हो गया था, यानी पूरी तरह से संपत्ति वाला हो गया था यह नगर। क्यों? क्योंकि मान लीजिए दोस्त, जब कोई अच्छा राजा आएगा तो कोई भी काम करेगा तो एक अच्छा नीति बनाकर, पॉलिसी बनाकर, और उस पॉलिसी से जब सब काम होगा तो हमारा देश का या जो भी गांव है, शहर है, सबका क्या होगा? उचित रूप में, यानी सही तरीके से विकास होगा। तो अच्छा खेती होता होगा, अच्छा मतलब बिजनेस, व्यापार होता होगा। फिर उसके बाद जो भी शिल्पकार होंगे, वास्तुकार होंगे, सबको को एक तरह से मतलब कि क्या बोले, संरक्षण दिया जा रहा होगा, यानी सबको को सहायता दिया जा रहा होगा राजा की तरफ से, तब तो इतना वैभवशाली हर क्षेत्र में होगा। तो बहुत ज्यादा वैभवशाली था। किसके समय में? अशोक के समय में। जब आप ये पूरा मतलब पढ़ लीजिएगा चैप्टर बाई चैप्टर, तो ऑब्जेक्टिव यूं चुटकियों में हल होगा, ये मेरा भरोसा है। लेकिन हाँ, ध्यान से सुनना होगा, गौर से सुनना होगा मेरे भाई लोग, मेरे दोस्त लोग। देखिए, राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में लिखा है कि आर्यभट्ट, पतंजलि, चाणक्य तथा वररुचि जैसे विद्वान हुए हैं। ध्यान समझिएगा मेरे दोस्त,
यहाँ पे मतलब कि बताया गया है एक दूसरा लेखक है राजशेखर, जो कि कौन से काव्य लिखे हैं, तो काव्य मीमांसा लिखे। हम सब ऑब्जेक्टिव में डील करेंगे। तो ये काव्य मीमांसा लिखे हैं, इसमें इन्होंने कहा है, कौन, राजशेखर, क्या बताए हैं कि जो मतलब ये पाटलिपुत्र नगर था, तो इस नगर के आसपास या यहीं से कौन कौन, तो आर्यभट्ट, पतंजलि, चाणक्य, फिर वररुचि, ये सब विद्वान यही हुए। ये कौन कहता है, राजशेखर। कहाँ, तो अपना एक मतलब काव्य है उनका, काव्य मीमांसा, उस काव्य का नाम है, उसमें लिखे हुए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मतलब कि समझिए उस समय के लेखक बोल रहे हैं, राजशेखर नाम के लेखक अपना एक मतलब काव्य लिखे हैं, जिसको पुस्तक आप लोग हम लोग बोल सकते हैं समझने के लिए, तो उसमें बोले। आगे देखिए, कुछ साहित्य ग्रंथों एवं पुराणों में इस नगर को पुष्पपुर अथवा कुसुमपुर भी कहा गया है। अब समझिए, मतलब ये जो पाटलिपुत्र है, इसी का मतलब जैसे जो पौराणिक मतलब ग्रंथ है, जैसे साहित्य ग्रंथ या फिर पुराण समझते हैं। भारत में मतलब पुराणों की संख्या कितनी है, महापुराणों की 18, श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु महापुराण, शिव महापुराण, गरुड़ पुराण, इस तरह से जितने जो है ये सभी में मतलब ये सभी में ना मतलब इनमें से कोई कोई में ऐसा जिक्र किया गया है, मतलब वर्णन किया गया है। क्या किया गया है कि जो नगर था मतलब पाटलिपुत्र नगर, इसका नाम पुष्पपुर अथवा कुसुमपुर, पुष्प मतलब कुसुम होता है, मतलब दोनों का मतलब फूल होता है, तो इसको फूलपुर भी मतलब बोल सकते हैं, या कुसुमपुर या पुष्पपुर कहा जाता था। ऐसा क्यों था भाई, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। तो देखिए नीचे लिखे, इससे पता चलता है कि इस नगर के समीप फूलों की पर्याप्त खेती होती थी। तो पुष्पपुर या कुसुमपुर कहने का मतलब है कि जहाँ पे ज्यादा मतलब कि फूल पाया जाएगा, उसी को ना पुष्पपुर या कुसुमपुर कहा जाता है। जैसे आजकल हम लोग कैसे सुनते हैं, चावल का कटोरा, धान का कटोरा, तो मतलब जहाँ धान चावल ज्यादा उपजता है उसी को ना कहा जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे पुष्पपुर या कुसुमपुर कहने का मतलब है कि इस नगर में फूलों की खेती बहुत ज्यादा होता होगा, इसीलिए इस नगर को पुष्पपुर अथवा कुसुमपुर कहा जाता है। नेक्स्ट, ये तो हो गया। अगला, पाटलिपुत्र नाम भी पाटल यानी गुलाब पुष्पों के आधार पर रखा गया। आप समझ जाइए भाई कि जो पाटलिपुत्र है, तो इसमें जो पाटली शब्द है तो ये पाटल से बना है, और पाटल का अर्थ होता है गुलाब। तो इससे भी अर्थ स्पष्ट होता है कि यहाँ गुलाब क्या है, फूल है, पुष्प है, कुसुम है। तो उसी तरह से मतलब ये पुष्प के आधार पर ही इसका नाम पाटलिपुत्र रखा गया। तो इससे भी जाहिर होता है, इससे भी पता चलता है कि इस नगर में, इस शहर में, इस मतलब पाटलिपुत्र में फूलों की खेती बहुत भरपूर मात्रा में होता होगा। ठीक, आगे देखिए, शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव गुप्त शासन काल में धूमधाम से मनाया जाता है। ये अच्छा बात है। जैसे देखिए, शरद ऋतु कहने का मतलब समझ रहे हैं, जो ठंडा वाला मौसम होता है उस समय की बात कह रहा है। तो कौमुदी महोत्सव, क्या मेरे दोस्त, कौमुदी महोत्सव पूरा धूमधाम से मनाया जाता था। कौन महोत्सव, आपसे पूछा जाएगा कि कौमुदी महोत्सव मतलब किसके शासन काल में पूरा धूमधाम से मनाया जाता था, तो गुप्त शासन काल में। क्या, गुप्त शासन में जो कौमुदी महोत्सव है वह इस नगर में मतलब पाटलिपुत्र नगर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। कौन से ऋतु में, कौन से मौसम में, तो जाड़े के मौसम में यानी शरद ऋतु में। अब नेक्स्ट बात देखते हैं मेरे दोस्त, अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोग जान गए क्या कि जब वहां पे कौमुदी महोत्सव गुप्त शासन काल में बहुत ही धूमधाम से शरद ऋतु में यानी जाड़े के दिनों में मनाया जाता रहा था या मनाया जा रहा था, तो जब कोई भी महोत्सव यानी त्योहार मनाया जाएगा तो क्या होता है, लोग सबसे ज्यादा खुश होते हैं। तो इस अवसर पे मतलब ये कौमुदी महोत्सव के अवसर पे जो वहाँ के लोग थे, वहाँ मतलब अपने पाटलिपुत्र पटना के लोग बहुत ही प्रसन्न यानी अति प्रसन्न रहते थे, बहुत खुश रहते थे। ठीक, आजकल देखिए दुर्गा पूजा जिस श्रद्धा उत्साह से मनाया जाता है, उसी तरह से कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र में उस समय मनाया जाता था।
आजकल हम लोग दुर्गा पूजा कितना उत्साह श्रद्धा के साथ मनाते हैं, लोग बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। लड़का लोग हमको खिलौना खरीदना है, हमको मतलब कि बहुत अच्छा अच्छा एक तरह से क्या कहते हैं गाड़ी खरीदना है, मतलब कि हमको स्कॉर्पियो खरीदना है, मारुति खरीदना है, हमको क्रेन खरीदना है। ऐसा ऐसा होता है ना, बहुत सारा सामान खरीदना है, बांसुरी खरीदना है, कोई को कुछ तो खुश रहता है त्योहार पे। तो उसी तरह से कौमुदी महोत्सव पे उस समय यानी गुप्त शासन काल में लोग बहुत खुश रहते थे। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि समय परिवर्तन के कारण यद्यपि मध्यकाल में इसका विकास अवरुद्ध रहा। भाई ये बात तो फिक्स है कि जब आप मतलब सड़क पे जा रहे हो तो याद रखिएगा कि जब सड़क पे जैसे जाओगे और आपको एक तरह से समझिए तो पहले अगर जो चढ़ाई मिलेगा यानी मेहनत करना पड़ेगा, तो ये भी बात भरोसा रखना कि आपको फिर थोड़ा कम मेहनत यानी आराम फरमाइशी भी मिलेगा, जो कि जब आप गाड़ी या साइकिल को ढुलाओगे तो उस समय आपको आनंद मिलेगा। यानी पहले कष्ट तो उसके बाद मस्त, जीवन मस्त। अब पहले मस्त फिर उसके बाद जीवन कष्ट, फिर मस्त मेहनत करने पर फिर मस्त। तो उसी तरह से समय जैसे जैसे बदला तो पहले बहुत पटना पाटलिपुत्र बहुत नेम फेम था, बहुत ज्यादा विकसित नगर था, शहर था। लेकिन धीरे धीरे जब मध्य काल में जब लुटेरा लोग आया, समझ में आ रहा है ना, तो क्या किया, लूटा। तो जो इसका विकास था मतलब डेवलपमेंट था वो अवरुद्ध रहा। अवरुद्ध मतलब रुक गया, मतलब एक तरह से समझिए तो उसका विकास होना बंद हो गया। समझ में आया ना। फिर उसके बाद लेकिन क्या बोला जा रहा है, लेकिन मुगल शासन काल में यानी जैसे ही मुगल काल आया, मुस्लिम बहुत सारा मतलब बाहरी आक्रांता यानी आक्रमण करने वाले लोग थे जिन्होंने लूटा, लूटने के मकसद से आया, लूटा, तहस नहस किया, बर्बाद किया और यहाँ से चला भी गया। लेकिन एक शासक ऐसा था जिसका नाम था मुगल शासक। यानी मुगल काल में यानी मुगल शासन काल में फिर से इस जैसे नगर जो था ये पाटलिपुत्र नगर, इसका उद्धार मतलब क्या, एक तरह से ना कहते हैं कि जब कोई आपके जीवन में आता है तो आपका जीवन पहले निराश था और जब आया तो आपको इतना ना खुश कर दिया मतलब मन लगाने लगा कि आपका जीवन फल फूलने लगा। यानी आप मतलब सूखी पत्ती थे, आप मुरझाए हुए थे, मतलब किशमिश थे, अब अंगूर बना दिया। तो उसी तरह से मतलब मुगल शासन काल में पाटलिपुत्र नगर पर फिर से ध्यान दिया गया और धीरे धीरे इसका फिर से विकास होने लगा। आगे देखिए, तथा अंग्रेज शासन काल में जब अंग्रेज आया तो उसके बाद देखिए इस नगर का काफी विकास हुआ। तो अंग्रेज को पहले से तो थोड़ा सा मुगल काल में तो शासन काल में नगर थोड़ा सा विकसित हुआ था फिर से, और अंग्रेज आया तो और ज्यादा विकसित कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई अंग्रेज को तो मतलब यहाँ से धन ले जाना था अपने देश में। धन कहाँ से जाता, तो नदी के किनारे से। अब पटना चूंकि गंगा नदी के किनारे, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है, तो इसीलिए इस नगर का, इस शहर का खूब विकास करवाया। मतलब समझिए तो जो जलयान होता है, जल वाला जहाज होता है, पानी का जहाज, वो चलवाया। फिर मतलब कि बहुत अच्छा एक तरह से समझिए तो इस शहर में मतलब कि जो व्यवस्था लायक काम होता है वो किया, जिससे कि हमारा क्या हो, मतलब जल्दी जल्दी जो हमारा बिजनेस है वो और आगे बढ़े। ये अंग्रेज सोचता था तो विकास करवाया, अच्छा हुआ। फिर उसके बाद तो मतलब मध्यकाल में, कहाँ मध्यकाल मतलब बीच वाला काल, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो जो मध्यकाल का जब समय आया तो उसी समय पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था और अब पटना नाम से जाना जाने लगा। क्यों? क्योंकि भाई मान लीजिए जब तो बिजनेस होने लगा, तब बिजनेस होगा तो नदी के किनारे है तो बंदरगाह बनेगा। तो बंदरगाह को शुद्ध हिंदी में पतन बोला जाता है। तो इसीलिए इस मतलब बंदरगाह यानी पतन के कारण इसका नाम पटना हो गया। मतलब इस शहर का नाम, इस नगर का नाम पाटलिपुत्र से पटना बन गया। नगर की पूज्य पटन देवी आज भी पूज्य है। यहाँ पे बहुत पुराने समय से ही मतलब कि हम लोग आज भी जानते भी हैं, हम लोग जाते भी हैं। कहाँ? पटन देवी स्थान जो है पूज्य है। मतलब वहाँ पे एक देवी हैं जिनको पटन देवी के नाम से जाना जाता था। वो बहुत पूजनीय है, बहुत लोग श्रद्धा के साथ, भाव के साथ जाता है और वहाँ पे क्या करते हैं, उनकी पूजा करता है। तो जो पटन देवी हैं ये मतलब क्या है, नगर की पूजा, यानी नगर के लोग इसको पूजा करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इसको नहीं, इनकी पूजा करते हैं। ठीक है भाई। यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या है, सो लिखा हुआ अति विशाल नगर पटना बिहार की राजधानी है।
ये हम नहीं कह रहे, ये आपके पुस्तक में लिखा हुआ है उसी का बतला रहे हैं, वही है सब चीज। यानी इसमें बोला जा रहा है कि जो ये विशाल नगर पटना है ये क्या है, तो अभी बिहार की, जो बिहार राज्य है उसकी राजधानी है। ठीक, ये तो समझ में आ रहा होगा। फिर आगे दिनानुदिन इसका विस्तार होता जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि दिन प्रतिदिन मतलब डे टू डे लाइफ में इसका जो विस्तार है भाई, मान लीजिए कि शहर जब क्या होगा, उसमें आबादी ज्यादा रहने लगेगा, शहर होने के कारण, हॉस्पिटल अस्पताल अच्छा स्कूल होने के कारण, सब व्यवस्था होने के कारण, तो वहाँ पे ये फिक्स है कि जैसे मतलब जनसंख्या है क्या होगा, बढ़ेगा, श्योर है, ये तो निश्चित है। तो बढ़ेगा तो क्षेत्र तो उतना ही है, तो क्षेत्र का एक तरह से विस्तार होगा। विस्तार कहने का मतलब जो आसपास के एरिया होंगे उसको भी शहर में तब्दील किया जाएगा। जैसे अभी देख रहे होंगे दिल्ली, दिल्ली से नोएडा, नोएडा से फिर मतलब ग्रेटर नोएडा, बहुत सारा क्षेत्र बढ़ रहा है। ठीक, तो इस तरह से मतलब मेरे दोस्त क्या है यहाँ पे, तो दिन प्रतिदिन इस शहर का, इस नगर का विस्तार हो जा रहा है, विस्तार होता जा रहा है, यानी एक्सपेंड करते जा रहा है। आगे देखिएगा, खींच कर एक्सपेंड नहीं करना, आगे मतलब कि उस क्षेत्र जहाँ पे गांव वाला एरिया था उसको भी शहर में तब्दील करना, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट, इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। देखिए भाई, ये बोला जा रहा है इस पुस्तक में, किताब में आपका, कि जो ये नगर है मतलब पटना, तो इसके उत्तर दिशा में, किस दिशा में, उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। किस दिशा में बहती है, इस शहर के उत्तर दिशा में। गंगा नदी पर बना गांधी सेतु एशिया महादेश में सबसे अधिक लंबा सेतु है। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि जो गंगा नदी पर, ये आपके पुस्तक में उस समय जब लिखा गया था उसी समय का बात है, अभी तक नहीं मतलब एक तरह से क्या बोले कि अपडेट नहीं किया गया है, तो उसी समय का बात है जो हम पढ़ा रहे हैं भाई। गंगा नदी पर बना गांधी सेतु एशिया महादेश में सबसे अधिक लंबा सेतु है। ये इसमें बोला जा रहा है कि जो गंगा नदी पर बनता है, तो इस मतलब ये अभी भी सही है, गंगा नदी पे बना हुआ सबसे यदि देखा जाए सेतु मतलब कि पुल, ब्रिज, तो यही है, महात्मा गांधी सेतु ही है, गंगा नदी पर स्पेशली सबसे लंबा एशिया महादेश में। आगे देखिए, रेल पुल का निर्माण भी हो रहा है, अब तो हो भी गया, क्योंकि हम तो यहीं के हैं भाई, हमारा पटना से नजदीक सटा हुआ जो एरिया है, दीघा वाला एरिया, तो उससे सटा हुआ आप लोग बजरंग चौक का नाम सुने भी होंगे, नहीं भी सुने होंगे, तो वहीं पे हम लोगों का घर है आसपास में, उसी के आसपास में घर है। जो दीघा वाला नया ब्रिज बना है, पुल बना है, वहीं पे घर है। तो वही जब उसका निर्माण हो रहा था, मतलब कि पुल बन रहा था, तो नीचे रेल वाला है, ऊपर सड़क पुल है। तो वही बोला जा रहा है कि उस समय का बात है जब ये पुस्तक छपा था कि यहाँ पे मतलब रेल पुल का निर्माण भी हो रहा था, अब हो भी गया, लेकिन ये पुस्तक जो कह रहा है उसको हम पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, मतलब अब इसमें क्या क्या है पटना में उसके बारे में बतलाया जा रहा है। तो देखिए भाई, क्या है उत्कृष्ट संग्रहालय, मतलब बहुत अच्छा खासा म्यूजियम, अब तो और अच्छा खासा म्यूजियम बन गया, बिहार म्यूजियम, ये उससे पुराना वाला म्यूजियम से भी बढ़िया है, बड़ा है। फिर उच्च न्यायालय है, यानी यहाँ पे कहाँ पे, पटना में क्या है, एक हाई कोर्ट है, एक म्यूजियम है, यानी संग्रहालय, हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय बोला जाता है। सचिवालय है, यहाँ पे पटना में सचिवालय है, सचिवालय भवन। फिर उसके बाद गोल घर है, पटना में गोल घर भी है, गांधी मैदान के जाइएगा पास में है। फिर तारामंडल, तारामंडल भी है पटना में, तारामंडल, वहाँ पे बहुत मतलब कि रात, दिन में ही समझिए तो आपको रात का जो दृश्य है, जो आकाश में देखते हैं, वह तारामंडल में दिखाया जाता है, तारों की कहानी बताया जाता है। जैविक उद्यान, यहाँ पे जू भी है, एक चिड़ियाघर जिसको हम लोग बोलते हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान, हम लोग गए हुए भी है, अच्छा है, देखने को मिलेगा, जितने जो जंगली जानवर होते हैं सभी देखने को मिलेंगे, तरह तरह के पक्षी देखने को मिलेंगे, मतलब दरियाई घोड़ा जो भी होता है। फिर उसके बाद हिप्पोपोटामस, फिर मतलब कि आपका एलिफेंट, बहुत सारा मंकीज, फिर उसके बाद चिंपैंजी, ये सभी देखने को यहाँ पे मिलेगा। बियर, भालू सब मिलेगा, बहुत सारा डियर, हिरण, फिर उसके बाद मतलब कि आपको जिराफ, सब चीज है, जाइएगा देखिएगा, अच्छा है। महावीर मंदिर भी है, पटना में महावीर मंदिर है, बहुत यहाँ पे भीड़ रहता है, बहुत भीड़ रहता है। आदि क्या है, दर्शनीय स्थल है, मतलब देखने लायक जगह है, पटना में बोला जा रहा है। आगे देखिए, इस नगर में सिखों के धर्म स्थल गुरुद्वारा भी है, याद रखिएगा, मतलब पटना में आप जाइएगा तो हम देखे हुए भी है, मतलब सिख जो पंजाब
जो पंजाब के लोग हैं कौन से धर्म को फॉलो करते हैं, मानते हैं सिख धर्म को। क्योंकि वहाँ पे जो पंजाब में गुरु नानक का नाम सुने होंगे आप लोग, गुरु नानक नहीं सुने होंगे तो क्लास 10th में हिंदी में पढ़ना है। गुरु नानक ने सिख धर्म की एक तरह से स्थापना की थी। तो सिख में जैसे जो धर्म चल रहा था, तो ऐसे ही जो 10वें गुरु थे जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, वो अपने पटना में ही उनका जन्म हुआ था। तो वहीं पे मतलब कि सिख के दो जो 10वें धर्म गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, तो उनका जन्म स्थल होने के कारण यहाँ पे गुरुद्वारा बनाया गया है। और इस गुरुद्वारा को देखने पंजाब से बहुत मतलब समझिए तो जितने जो बड़े बड़े एक तरह से बोला जाए सेठ होते हैं, सेठ मतलब मालिक वहाँ पे बोला जाता है, सेठ को मालिक को सेठ बोला जाता है। फिर उसके बाद जो भी सिख धर्म मानने वाले हैं सभी क्या आते हैं यहाँ पे दर्शन करने। अपने धर्म गुरु थे जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10वें गुरु थे सिख धर्म के, तो उनके जन्म स्थल के कारण यहाँ पे गुरुद्वारा में घूमने आते हैं। और हर गुरुद्वारा में आप जानते होंगे क्या चलता है, तो भंडारा चलता है। क्या भंडारा, जिसको मतलब पंजाबी लोग लंगर बोलता है, तो वो चलता है। फ्री में भोजन खिलाया जाता है साल भर। आगे देखिए, यहाँ देश के विभिन्न भागों से दर्शनार्थ तीर्थयात्री आते हैं। भाई मान लीजिए कि ऐसे ऐसे जब चीज होंगे तो देश के अलग अलग भाग से, आप यहीं पे सुन लीजिए, पंजाब से लोग आते हैं यहाँ पे गुरुद्वारा में दर्शन करने। तो ये तो मामूली सी बात थोड़ी ही, अच्छा बात है। वही बात बतलाया जा रहा है। इस प्रकार पटना प्राचीन काल से लेकर आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभवपूर्ण एवं शिक्षा का केंद्र रहा। तो भाई मान लीजिए कि इतना बड़ा नगर होगा और यहीं पे आप सुने होंगे पटना के जस्ट बगल में नालंदा में, जो कि सटे हुए ही है इस जिला से, पटना जिला से, पटना डिस्ट्रिक्ट से। तो यहाँ पे मतलब कि एक नालंदा विश्वविद्यालय का आप नाम सुने होंगे, जो कि भारत का सबसे बढ़िया और एक तरह से हॉस्टल वाला विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी था, जहाँ से विदेशों से लोग आते थे पढ़ने, जो कि बगल में ही है पटना के। तो यहाँ पे शिक्षा का भी एक तरह से क्या बोले, तो शिक्षा का मतलब कि बहुत ज्यादा यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो विकास का चरण मिलता है, एक तरह से विकसित अवस्था में मिलता है शिक्षा। और फिर उसके बाद जब इतना चीज रहेगा तो ये शहर कैसा होगा, वैभवपूर्ण, मतलब धन से भरा पड़ा होगा, सब चीज से भरा पड़ा होगा। तो ये आपका जो दूसरा पार्ट है पाटलिपुत्र वैभवम, जिसका मतलब होता है पाटलिपुत्र वैभव, ये आपके पाठ्य पुस्तक के आधार पर जो भी पटना के बारे में बतलाया गया है, पाटलिपुत्र के बारे में बतलाया गया है, उसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल्स, मतलब जो पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दिया आपके पाठ्य पुस्तक के आधार पे। अब इस पाठ के आधार पे जो आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो इजी वे में बन जाएगा, और हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अगले वीडियो में प्रोवाइड करने वाले भी हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए जो मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, और उनको ये मतलब बतलाइए, उनको ये एक तरह से समझिए विश्वास दिलाइए कि इस चैनल पे क्लास 10th और क्लास 11 12 से रिलेटेड जितने जो टॉपिक है, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, फिर हिंदी हो, उसके बाद संस्कृत हो, या फिर मतलब आपका जो भी होता है, जैसे सोशल साइंस में हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, ये सभी टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए जाएंगे, क्लियर किए जाएंगे पूरी डिटेल्स वे में अच्छे के साथ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, दैट्स ऑल फ्रेंड्स।